Hello everyone, welcome to JNS classes. Friends, in this video we will discuss the introduction to organic chemistry. Okay, कार्बनिक रसायन का परिचय क्या होता है वो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं. Okay, so let's see. Friends, in this video we will discuss the history of the subject. Okay, that how the subject has been came into existence. Okay, आखिरकार शुरुआती दिनों में किस तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जन्म हुआ, प्रोग्रेस हुई. ओके, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है किसी भी सब्जेक्ट एरिया को. ओके, सो हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो. So let's start that what is the organic chemistry, okay, and how it has been developed. Okay, आखिरकार किस तरीके से ये हमारी प्रोग्रेस हुई. तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग 17th सेंचुरी से. ओके, 17th सेंचुरी. तो 17th सेंचुरी में सबसे पहले एक साइंटिस्ट लेमरी हुए. उन्होंने ये बताया कि कोई भी हमारे पास अगर सब्सटेंस है, ओके, कोई भी आपके पास पदार्थ है, तो वो तीन टाइप का हो सकता है. इट कैन बी मिनरल सब्सटेंसेस, इट कैन बी एनिमल सब्सटेंसेस, और इट कैन बी vegetable substances. Okay, so these are the three different classes of the substance according to Lemery. Okay, Lemery. And what he says that substance, कोई भी अगर substance है वो तीन टाइप का हो सकता है. Okay, it can be mineral substance, it can be vegetable substance, okay, or it can be animal substance. Okay, means या तो वो हमारा मिनरल सब्सटेंस होगा, ओके, और या फिर वेजिटेबल सब्सटेंस वनस्पति से जो प्राप्त होता है, ओके, और या फिर हमारा जो जंतुओं से हमारे जितने भी पदार्थ प्राप्त होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो हमारे ये सारे पदार्थ हमारे इस टाइप से कोई भी पदार्थ है वो इन तीन कैटेगरीज में उन्होंने बताया कि हम इन तीन कैटेगरीज में इनको रख सकते हैं. ओके, देन फर्दर इन द 18th सेंचुरी, ओके, let's discuss the new century. In the 18th century, 18वीं शताब्दी में बच्चों, 18वीं शताब्दी में क्या हुआ, लवाइजर नाम के एक साइंटिस्ट हुए, लवाइजर, और इन्होंने एक बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट बात कही. ये कहते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड यदि हमारे पास है, okay, if we have any organic compound, then it will consist the carbon and hydrogen elements, as well as it can also contain the other elements like sulfur, oxygen, nitrogen, phosphorus. Okay, means कार्बनिक यौगिकों में कार्बन और हाइड्रोजन तो होंगे ही होंगे. ओके, इसके साथ साथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, ये भी हमारे एलिमेंट्स उसमें हो सकते हैं. ओके, सो दिस वाज द पॉइंट that was given by the Lavoisier. Okay, so let's see what he said. He said that any organic compound should have carbon and hydrogen or
can also contain nitrogen, oxygen, sulfur, phosphorus, etc. ओके, मीन्स आपके पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन तो होंगे, साथ में और क्या क्या हो सकते हैं, नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, फॉस्फोरस हो सकता है, सल्फर हो सकता है। ठीक है, इस टाइप से हमारे क्या होंगे, कोई भी हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा। ठीक है, सो दिस इज द आइडिया दैट वाज गिवन बाय लवॉइजर in the 18th century. Okay, then let's go move further. In the 19th century, okay, let's discuss the new in the 19th century what happened. दोस्तों 19वीं शताब्दी में कंपाउंड्स को, हमारे जितने भी हमारे कंपाउंड्स हैं उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। फर्स्ट कैटेगरी इज द ऑर्गेनिक एंड सेकंड इज द इनऑर्गेनिक। कार्बनिक और अकार्बनिक पार्ट, दो पार्ट्स में हमने इनको डिवाइड किया। क्या कहते हैं कि कोई भी हमारे पास पदार्थ है, कोई भी हमारे पास सब्सटेंस है, ठीक है, और ठीक है पदार्थ है, आप इसको कंपाउंड्स भी बोल सकते हो। ठीक है, कंपाउंड है कोई भी हमारे पास, तो उस कंपाउंड को हम इन दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दोस्तों इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आप लोग जानते हो, अकार्बनिक यौगिक, ओके, जिसमें कार्बन नहीं होगा, मीन्स दे कैन बी लाइक H2SO4, okay, hydrochloric acid, sodium chloride, okay, which will not have the carbon। ठीक है, जिसके अंदर कार्बन नहीं होगा, हमारे क्या कहलाएंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, फॉस्फेन, PH3, like that, okay, but organic compounds we will deal right now, okay, हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। तो this is the main idea about how these things came into existence. Okay, now let's move further and we will discuss the vital force theory. Okay, so I'm just removing it something. Okay, तो दोस्तों बात कर लेते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी की। वाइटल फोर्स थ्योरी को सबसे पहले बर्जीलियस ने दिया था। ओके, इसको किसने दिया था? सबसे पहले क्या बर्जीलियस ही ने ही दिया था इसको। ठीक है, बर्जीलियस ने इसको दिया था। बर्जीलियस वाज द साइंटिस्ट। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं हम लोग? जैव शक्ति सिद्धांत। जैव शक्ति सिद्धांत। ओके, तो जानते हैं बर्जीलियस ने क्या कहा था। तो दोस्तों बर्जीलियस ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात हमसे शेयर की। वो कहते हैं कि आपका कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, everything, any organic compound, then that organic compound can only be formed, or it can only be it can only be created only if we have the vital force। means वो कहते हैं कि कोई भी कार्बनिक यौगिक सिर्फ और सिर्फ तभी बनाया जा सकता है यदि हमारे पास जैव शक्ति हो। दोस्तों जैव शक्ति क्या होती है? जैव शक्ति मीन्स it is the vital force, a force which exists
in the living systems, or you can say in the humans, okay, or in animals we have the vital force. Okay, so जैव शक्ति। सो दोस्तों, जिस तरीके से हम जानते भी हैं कि हमारे अंदर many types of the reactions are taking places, okay. The food is digesting, we are doing respiration, okay. So what we can understand, we can understand that yes, some organic compounds are also forming in our body, and these are formed by the vital force. मीन्स ये सिर्फ और सिर्फ तब बन रहे हैं जब हमारे पास जैविक शक्ति है, और यदि हमारे पास जैविक शक्ति नहीं है, वी कैन नॉट क्रिएट द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इट वाज स्टेटेड बाय द बर्जीलियस। मीन्स आप क्या कह सकते हो, आप बोल सकते हो कि वी कैन नॉट, अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस, वी कैन नॉट सिंथेसाइज द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनटू केमिकल लेबोरेटरी। Okay, so this was the very important point. Means, so what he said that any organic compound, okay, or you can say for any organic compound, vital force is necessary. Vital force is necessary. Okay, so vital force, according to Berzelius, for any organic compound we need the vital force. Okay, but an interesting phenomena has been taking place when the student of Berzelius, whose name is Hohler, he synthesized the first organic compound into chemical laboratory. Okay, तो दोस्तों क्या हुआ कि इन्हीं के स्टूडेंट ने, होलर ने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब के अंदर सिंथेसाइज कर दिया. दैट वाज द वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट यू कैन से प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो दोस्तों क्या हुआ कि होलर ने एक रिएक्शन कराई. ओके, एंड व्हाट ही डिड अ वेरी सिंपल केमिकल रिएक्शन. उन्होंने अमोनियम साइनेट को लिया, NH4 OCN. ओके, अमोनियम साइनेट को लिया. इट इज द अमोनियम साइनेट. ओके, तो उन्होंने अमोनियम साइनेट को हीट कराया. इसको उन्होंने कुछ टेम्परेचर पर हीट कराया, और हीट कराने पर वो क्या पाते हैं कि एक हमारे पास नया कंपाउंड जनरेट हुआ जिसका नाम है NH2CuNH2. ओके, एंड इट्स नेम इज यूरिया. दोस्तों क्या नाम दिया गया इसका? इट्स नेम इज यूरिया. ओके, तो ये यूरिया आप समझ सकते हो. यूरिया वही होता है जो हम लोग एग्रीकल्चर में फील्ड्स में डालते हैं ना. ठीक है, एंड मैनी वी ऑल्सो प्रोड्यूस द यूरिया. यू कैन से एनिमल्स प्रोड्यूसेस द यूरिया. ओके, so what we can understand, yes, urea is formed by this type of the chemical reaction. Okay, so let's see what is the next. तो दोस्तों ये यूरिया हमारा इस तरीके से फॉर्म हुआ, एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. सो आफ्टर दिस फर्स्ट केमिकल, दिस कंपाउंड, organic compound, we also have some different organic compounds which were synthesized in the laboratory. Okay, and what are these compounds? These compounds are acetic acid. Okay, acetic acid, that is CH3COOH, acetic acid. Okay, so acetic acid was discovered by Kolbe. Okay, in the year of 1845. तो दोस्तों कोल्बे ने इसको एसिटिक एसिड को
हमारा क्या किया, एसिटिक एसिड को फाइंड आउट किया, सिंथेसाइज किया केमिकल लैब के अंदर। ओके, सो दिस इज द अनदर ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड अनदर एग्जांपल इज द मीथेन। ओके, मीथेन वाज गिवन बाय द बर्थेलॉट। ओके, बर्थेलॉट इन द ईयर ऑफ 1856। तो दोस्तों 1856 में बर्थेलॉट ने क्या बनाया, मीथेन को बनाया लैब के अंदर। ओके, सो दिस इज आल्सो द वेल नोन एग्जांपल ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर एंड लेट्स टॉक अबाउट अ न्यू पॉइंट। ओके, न्यू क्वेश्चन। एक क्वेश्चन दोस्तों हमारे जहन में आता है, हम ये सोचते हैं कि व्हाट इज द रीज़न that we study the organic compounds in a particular book instead of a same book with the inorganic chemistry। ओके, कि आखिरकार क्या रीज़न है कि हम इसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बिल्कुल सेपरेटली डील करते हैं। ओके, सो व्हाट आर द डिफरेंट रीजंस फॉर दैट, और कैन यू थिंक अबाउट इट? ओके, लेट्स थिंक अबाउट इट एंड just I am creating some space for writing। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं what are the different characters, what is the reason that we study the organic compounds into a separate book of the organic chemistry। Okay, so the reasons are there are many reasons। Okay, so what I am saying, I am writing, okay, the question is why we study, why organic chemistry, why organic chemistry is discussed separately। ओके, कि आखिरकार हम कार्बनिक रसायन को सेपरेटली डील क्यों करते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर, फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज द कैटिनेशन पावर ऑफ द carbon। Okay, carbon has the 4 valency। Okay, as you know, carbon have the tendency to make the bonds from its 4 sides। Okay, so mostly carbon shows the valency of 4। Okay, आप लोग जानते ही हो वैलेंसी क्या होती है दोस्तों, वैलेंसी होती है, ठीक है, वैलेंसी को हम लोग एक डिफरेंट चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे, बट अभी आप ये समझ सकते हो that carbon has the tendency to make the bonds from all its 4 sides। Okay, one side, second side, third, and the fourth side। Okay, that is backward, so it can form the compounds, or it can make the bond from its 4 sides। Okay, and its valency is 4। Okay, इसकी संयोजकता हमारी कितनी होती है दोस्तों? इसकी संयोजकता होती है हमारी 4, 4 संयोजकता होती है इसकी, ठीक है। तो आखिर दिस इज द फर्स्ट। ओके दोस्तों, हम लोग सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड से घिरे हुए हैं। ओके, दैट इज व्हाई we study the organic compounds in a separate book। Why? Because it has the many compounds। So if we think about, like, let's talk about, so this is the first point, that is your catenation। Okay, sorry, that is your valency। Okay, this is the first point। ये आपका फर्स्ट पॉइंट है इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। और सेकंड पॉइंट जो वेरी इंपॉर्टेंट है, इट इज़ द कैटिनेशन पावर। इट इज़ द कैटिनेशन पावर। ओके, कैटिनेशन का मतलब होता है दोस्तों श्रृंखलन। ओके, श्रृंखलन। तो हम क्या देखते हैं कार्बनिक यौगिकों में, हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखते हैं
कि ये कंपाउंड्स ना हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज के कंपाउंड्स मिलते हैं हमारे पास. ओके, सम आर ओपन चेन स्ट्रक्चर्स, सम आर ब्रांच चेन स्ट्रक्चर्स, some are closed ring type structures. Okay, so what does it mean? It means that it has some tendency to do the catenation. Okay, इसके अंदर श्रृंखलन होने की गुण का गुण होता है. ठीक है, तो किस तरीके से हम देखते हैं, तो ये कंपाउंड्स हमारे होते हैं on the basis of the catenation. It can be straight chain. Okay, straight चेन, आप इसको ओपन चेन भी बोल सकते हो, ओपन चेन. ठीक है, ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं हमारे. और दूसरे कौन से होते हैं हमारे, ब्रांच्ड होते हैं, ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स. ओके, ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स. ओके, एंड अनदर इज क्लोज्ड कंपाउंड्स. ओके, you can say closed compounds or you can say और okay, बंद श्रृंखला, इसको बोलते हैं बंद श्रृंखला. ओके, इसको बोलते हैं शाखित श्रृंखला, और इसको बोलते हैं हम लोग खुली श्रृंखला. ओके, तो खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक कंपाउंड्स, शाखित श्रृंखला और बंद श्रृंखला, इस टाइप के हमारे पास क्या हो सकते हैं, दिस काइंड ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वी कैन हैव. ओके, सो इसके अलावा, ठीक है, सो दीज आर द टू इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. ओके, to understand this. Okay. So we can also understand this concept by the bond energies. Okay. So you will see that bond energy you can also say. दोस्तों एक important point, ठीक है, so bond energy दोस्तों क्या होती है कि जो आपका बंध है, ओके, बॉन्ड है, उस बॉन्ड की शक्ति कितनी है. ठीक है, तो कार्बन बॉन्ड, ठीक है, या फिर कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, ओके, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड. ठीक है, तो दोस्तों आप ये देखोगे कि इसमें हमारी कार्बन की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है. ओके, जैसे जैसे हमारी बॉन्ड एनर्जी घटती है, कैटिनेशन पावर भी हमारी क्या होती जाती है, डिक्रीज करती जाती है. ओके, if I will talk about the catenation power of some elements like carbon. Okay, so carbon have the 8.5 catenation power. Okay, it has the 8.5 catenation power. Whereas if you think about the nitrogen, it will have the 39. Okay, if we have the nitrogen, then it will have the 39. So दोस्तों हम देख रहे हैं एक क्या देख रहे हैं हम, 8.5. ओके, इट इज़ वेरी ओके. सो आई एम सॉरी, इट्स नॉट 8.5, it is the 85. Okay, so as we have the more the catenation power, it has the more catenation power and it has the low catenation power. Okay, so what you can understand from this, 85 is the more bond energy as compared to 39. Okay, इसकी bond energy ज़्यादा है, इसकी bond energy कम है. इसकी bond energy ज़्यादा है, इसका मतलब इसके पास catenation power ज़्यादा है. catenation power ज़्यादा होने का मतलब क्या है, that it can form a different types of the it can do the catenation. Okay, it can form the branched structures much more as compared to nitrogen compounds. Okay, तो ये वाला compound हमारा क्या कर सकता है, catenation बहुत ज़्यादा कर सकता है. Okay, that is why so what you can see, so this is very important. If bond order, okay, if bond order decreases, okay, if bond order decreases, then catenation also decreases. Catenation also decreases. Okay, this is your
इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू कीप इन माइंड। ओके दोस्तों, बॉन्ड ऑर्डर को हम लोग दूसरे चैप्टर में भी डिस्कस करने वाले हैं। ओके बट फॉर नाउ you have to think about it. Okay, now so this is the you can give the answer। और दोस्तों आप ये भी कह सकते हो कि we study the organic compounds separately because we have the many organic compounds in our day-to-day life। okay, organic compounds more as compared to some other different inorganic and some other kinds of the compounds। ओके क्योंकि हमारे पास कार्बनिक यौगिक ज़्यादा है हमारी डे टू डे लाइफ में। आप देखोगे हमारे एवरीडे लाइफ में फ्रॉम योर बिगिनिंग ऑफ द डे टू योर टिल स्लीप व्हेन यू गो टू बेड। ओके यू विल फेस we usually face many organic compounds। okay we will discuss after few minutes। ओके सो आप ये भी कह सकते हो ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ न्यू और यू कैन से मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके दोस्तों, हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। इसी वजह से हम क्या करते हैं, इसकी सेपरेट स्टडी कार्बन कंपाउंड्स की सेपरेट स्टडी करते हैं। ओके सो दोस्तों आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। सो लेट अस राइट द डेफिनेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन। तो दोस्तों ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दोस्तों सिंपल डेफिनेशन यू कैन ऑब्टेन इज organic chemistry is the branch of chemistry। okay the branch of chemistry that deals with carbon and its compounds। ओके दोस्तों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी कार्बन और उसके कंपाउंड्स की स्टडी को ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, किसी भी हमारे कार्बन और उसके यौगिकों की जो स्टडी है, ठीक है, जो इसकी हम लोग स्टडी करते हैं, दैट इज नोन एज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, एग्जाम्पल्स कुछ इंक्लूड कर लेते हैं हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर देयर, C2H5OH, ओके इज एथेनॉल,